हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से के दूसरे लॉन्च पैड से जो NVS-02 को लॉन्च किया गया है, GSLV F-15 का प्रयोग करके उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल आज सुबह 6:23 पर इसरो ने उसके जो इस समय वर्तमान में चेयरपर्सन हैं वो वी नारायणन है, जो कि दक्षिण भारत से ही आते हैं। इसके पहले एस सोमनाथ साहब थे, आप सभी लोगों को पता है। ये सोमनाथ साहब जो है केरल से आते थे, वो इसके चेयरपर्सन थे। आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, इन दोनों का जो चीफ होता है, मैंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो चीफ होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस का सेक्रेटरी भी होता है, और जो इसरो का चेयरपर्सन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी होता है। यानी वहाँ वहाँ कोई IAS अधिकारी नहीं होता, और यह दोनों विभाग सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। यानी इनका मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी है वो प्रधानमंत्री ही होता है। कारण ये है कि इन दोनों के लिए जो बजट चाहिए वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही तैयार किए जाते हैं, और उसी बजट के तहत ये अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार सुबह 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट लॉन्च से NVS-02 नामक सैटेलाइट को, जो कि एक नाविक सिस्टम के तहत काम करेगा, यानी नाविगेशन सिस्टम यानी परिचालन प्रणाली के तहत, यानी संचार प्रणाली के तहत काम करेगा। इसको यहाँ से इक्वेटर के से समुद्र तल से आप कह सकते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, यानी उसकी गति और पृथ्वी गति एक हो गई, जिससे दोनों स्थिर दिखाई पड़ेंगे और समय में एक भी पैसे का हेर फेर नहीं होगा। इसी वजह से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाता है। ये क्रायोजेनिक इंजन, यानी कम ताप पर, अत्यंत कम ताप पर, आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के आसपास, जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके आसपास के तापमान पर बहुत सारे गैसेस द्रव में तब्दील हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे गैसेस जो हैं वो द्रव में तब्दील हो जाते हैं, लिक्विड में। यानी एक प्रकार से अत्यंत कम दाब पर किसी भी गैस को द्रव में पैदा करने की तकनीक को ही क्रायोजेनिक, जेनिक का मतलब होता है पैदा करना, क्राय माने होता है अत्यंत कम तापमान पर, क्रियो कहते हैं इसको, CRYO। तो कहा जाता है 1992-93 में, जब रूस के, जो विघटित रूस है, उसके जो पहले राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, जो कि उस समय अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के प्रभाव में काम करते थे। उस समय बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे, वो डेमोक्रेट पार्टी के नेता थे। तो उनके दबाव में अमेरिका ने भारत को यह टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था वर्ष 2000 में। 2000 में बोरिस येल्त्सिन की मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन मृत्यु के पहले ही उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 1992-93 में ही खारिज कर दिया था। एक्चुअली PSLV में भारत इसका इस्तेमाल करना चाहता था। अमेरिका को यह डर था कहीं भारत इसका प्रयोग करके ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल न बना ले, तो उसने इस प्रणाली पर रोक लगाने के लिए बोरिस येल्त्सिन से कहा। बोरिस येल्त्सिन ने इस पर रोक लगा दिया। वर्ष 2000 में अपने मरने के पहले जब उन्होंने यह बात दोहराई, तो भारतीय वैज्ञानिकों को पक्का भरोसा हो गया कि रूस क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देगा, तो भारत में ही, स्वदेश में ही इसको विकसित कर लिया गया। और तब से ये 11वीं फ्लाइट थी क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा। हालांकि ऑपरेशनल फ्लाइट के रूप में 8वीं थी। दूसरे शब्दों में, यानी जिसका बखूबी प्रयोग करके संचालन प्रणाली को आगे बढ़ाया गया है, उसमें 8वीं फ्लाइट थी, लेकिन इस्तेमाल इसका 11 में हो चुका है क्रायोजेनिक इंजन का। कोई जरूरी नहीं कि GSLV में ही हुआ हो, सब में हुआ है। दूसरे शब्दों में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जो एक पोल से दूसरे पोल
तक मूवमेंट करता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। एक्चुअली उसी में उसका इस्तेमाल हुआ था, तो अग्नि 5 को प्रक्षेपित किया गया था। मुझे लगता है कि जीएसएलवी के इस मिशन के साथ, यानी जो NBS-02 नामक मिशन, जो कि नाविक मिशन से जुड़ा है, नाविक मिशन भारत का अपना स्वदेश में विकसित किया हुआ जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का एक वैकल्पिक संचार प्रणाली है, जो कि भारत में अलग अलग स्थानों पर अगर इसका बखूबी इस्तेमाल हुआ तो सही तरह से बताएगी। जैसे आप ओला और उबर से यात्रा करते हैं, तो आप लोकेशन डाल देते हैं और वो अपने आप गाड़ी उसी लोकेशन को देखते हुए वहां तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार से नाविक सिस्टम भी है, जो किसी भी स्थान के लोकेशन के लिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा। हालांकि अभी इसका पूरी तरह से परिचालन नहीं हुआ है, पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। अभी भी हम जीपीएस प्रणाली से ही काम चलाते हैं, जो कि अमेरिकी सिस्टम है। लेकिन ग्लोनास इसी के विकल्प पर रूस ने काफी हद तक प्रयोग किया और वो सफल रहा, और भारत ने नाविक प्रणाली का विकास किया और वो भी सफल रहा। तो ये सब कामयाबी इसरो की ही है। इसरो ने इसे लॉन्च किया है, NBS-2 को, 02 NBS-02 एक्चुअली इस मिशन का नाम है, जो संचार प्रणाली को और बेहतर बनाएगा और लोकेशन, यानी एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी आने जाने के चीज़ों को सुगम बनाएगा। ये नाविक NAVIC, नाविगेशन सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिलेशन से जुड़ा हुआ है, नाविक से जुड़ा हुआ है। नाविक का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया। C से कॉन्स्टिलेशन होता है, यानी तारों का मंडल, जो तारों का एक समूह है, गुच्छा है, उससे संबंधित है। नाविक का मतलब होता है ये कि हम कहीं भी एक जगह से दूसरे आ जा सकते हैं, यानी एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट आ जा सकते हैं, और आने जाने के मार्ग को सुगम बनाने के लिए ही NBS-02 का प्रयोग किया गया है। NBS एक्चुअली NV जो इसमें है वो नाविक से ही लिया गया है। S का मतलब सिस्टम होता है। तो जो GSLV है, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट है, इसमें बूस्टर लगे होते हैं, इससे आसमान में छोड़ा जाता है, फिर उस बूस्टर लग हो जाते हैं, फिर उसे समुद्र में गिरा दिया जाता है या रेस्क्यू कर लिया जाता है अगले काम के लिए, अगले लॉन्च के लिए। तो इससे इस सैटेलाइट को छोड़ा गया। दूसरे शब्दों में, जैसे बैलगाड़ी की पीठ पर आप लाद देते हैं, कोई भी बालू ला दें, चाहे लकड़ी ला दें, चाहे गन्ना ला दें, चाहे ईख माने कोई भी चीज़ लाद देते हैं, तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से रॉकेट की पीठ पर यह सब सैटेलाइट लाद दिया जाता है। और सैटेलाइट की टिप पर, यानी शीर्ष पर पेलोड यानी भार होता है। अब वहाँ बालू ला दिए, चाहे जो भी करिए। बहुत पहले हिटलर कहा करता था, व्हेन इट इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली इट इज कॉल्ड वॉर, व्हेन इट इज लॉन्च्ड वर्टिकली इट इज कॉल्ड पीस। दूसरे शब्दों में, सैटेलाइट का मतलब होता है शांति की तलाश करने वाला एक मिशन, जो कि अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। भारत भी इसी पर काम कर रहा है। जब हॉरिजॉन्टली यानी उसी रॉकेट का प्रयोग करके आप युद्ध को अंजाम दे सकते हैं, उसी रॉकेट का प्रयोग करके आप शांति को अंजाम दे सकते हैं। तो चूंकि सैटेलाइट को रॉकेट लेकर के अंतरिक्ष में जाता है, यानी वर्टिकल जाता है, ऊर्ध्वाधर जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो शांति की तलाश में ही जाता है। जब युद्ध में इसका इस्तेमाल कहा जाता है, जर्मनी ने भी पहली बार रॉकेटरी का प्रयोग किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर के समय में। तो खैर, अब तो प्रणाली बहुत उन्नत हो गई है। तो इस प्रकार से GSLV का प्रयोग करके, इसे GSLV F-15 नाम दिया गया है इसका, ये रॉकेट का नाम है, और मिशन का नाम NBS-02 है। इन दोनों का प्रयोग करके NBS-02 को जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल के द्वारा, GSLV के द्वारा, F-15 के द्वारा, इसे 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट GTO भी कहा जाता है, उसमें स्थापित किया गया है। और यह संचार प्रणाली के लिए, नेविगेशन सिस्टम के लिए ही किया गया है। नाविक से जुड़ा भी हुआ है। नाविक भारत का स्वदेश में विकसित या स्वदेशी अपना, आप कह सकते हैं, जीपीएस का एक विकल्प है, जिसे भारत ने अपनाया बहुत पहले ही, नरेंद्र मोदी के समय ही इसको अपनाया गया, लेकिन अभी तक ये कारगर नहीं हो पाया था।
यानी पूरे देश में इससे सेवाएं नहीं मिल पा रही थी। अभी भी ओला, उबर या उस तरह के तमाम चीज़ों को हम जीपीएस प्रणाली के द्वारा ही देख रहे थे कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हम जो है सेटेलाइट उपग्रह का प्रयोग करके, सेटेलाइट की हिंदी होती है उपग्रह, उपग्रह का प्रयोग करके ऐसा करते थे। और उसके लिए हम जीपीएस का प्रयोग करते थे, जीपीएस से ही सही लोकेशन का पता करते थे। अब उसकी जगह नाविक कहाँ तक ले पाएगा ये देखना होगा। बहरहाल भारत ने ये लॉन्च कर ही दिया। वी नारायणन इसके इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं। 2023 में 23-24 में एस सोमनाथ साहब जो है इसके चेयरपर्सन थे। इस समय वी नारायणन, वो भी दक्षिण भारत से ही आते हैं। कहा जा रहा है खड़गपुर से उन्होंने अपनी एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ाई लिखाई पूरी किया है। अंतिम पढ़ाई लिखाई इन्होंने खड़गपुर से ही पूरी किया है। बहुत काबिल आदमी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय इसी तरह के संगठन से जुड़े भी हैं और उन्होंने इसमें काफ़ी काम भी किया है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो पहले वो इसके हेड भी रह चुके हैं, उन्हीं को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। वी नारायणन साहब इस समय इसरो के चेयरपर्सन हैं। उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं के देखरेख में GSLV F-15 रॉकेट का परीक्षण किया गया। सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, इसको शार कहा जाता है, उसके दूसरे परीक्षण स्थल से किया गया है। वहाँ 2 परीक्षण स्थल हैं, पहला और दूसरा, तो वो हैदराबाद के पास ही है। तो माने वो कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में ही आएगा। तो तेलंगाना बनने के बाद भी 2013-14 में जब तेलंगाना बना उसके बाद भी वह आंध्र प्रदेश में ही रहा। वह एक टापू है। सतीश धवन भारत के जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है। 70 के दशक में उन्होंने काफ़ी धमाल मचाया था, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। तो इस प्रकार से यहाँ दूसरे लॉन्च पैड से इसको छोड़ा गया है। देखना है भारत इसमें कहाँ तक सफल होता है। धन्यवाद।